हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, आपकी पाठ्यक्रम में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, दो किताबें थी, एक आरोह और एक वितान। ओके सीबीएसई स्टूडेंट्स, डियर आरोह बुक आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके, आज हम वितान की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। वितान में लेसन नंबर फर्स्ट है सिल्वर वेडिंग। ठीक है, इसके लेखक हैं मनोहर शर्मा जोशी। ओके, जैसा कि बेटा पाठ के शीर्षक से ही समझ रहे, सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी की 25वें सालगिरह। ये कहानी बेटा पुराने विचारों और नए विचारों के मध्य जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसको बता रही है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि पुराने विचारों वाले व्यक्ति नए विचारों वाले व्यक्तियों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते, और नए विचारों वाले व्यक्ति जो वर्तमान समय के जो नव युवक हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उन्हें आधुनिक नहीं समझते। तो ये कहानी परंपरागत और आधुनिक विचारों पर निर्भर करती है। ठीक है, आधारित ये कहानी है सिल्वर वेडिंग। ओके, अब इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू के बेटे बचपन का दोस्त था किशनदा। ठीक है, किशनदा ने जीवन भर विवाह नहीं किया और यशोधर बाबू किशनदा के साथ रहते थे, तो उनके अंदर किशनदा वाले ही सारे गुण आए। किशनदा और यशोधर बाबू दोनों ही बेटा अपने अपने पूर्वजों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते थे, लेकिन अब यशोधर बाबू का विवाह हो जाता है, इनके बच्चे हैं, पत्नी है, वो उन्हें उतना यशोधर बाबू को मान सम्मान नहीं मिलता, तो ये किस तरीके से दुखी होते हैं। तो यही बताया गया है कि, और ये कहानी हमें ये सीख देती है कि व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित थोड़ा बहुत करना चाहिए। बच्चों को अपने बड़ों के अनुसार थोड़ा बहुत चलना चाहिए और बड़ों को बच्चों के अनुसार अर्थात आपस में तालमेल करके चलना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी चलती है, वरना बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, जो कि यशोधर बाबू ने इस कहानी में उन परेशानियों का सामना किया। ठीक है बेटा, सिल्वर वेडिंग। लेखक हैं मनोहर शर्मा जोशी। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। यशोधर बाबू समय के बहुत अधिक पंक्चुअल थे। ठीक है, उन्होंने देखा कि जब काम खत्म हुआ घड़ी की ओर 5:25 और उनकी अपनी कलाई में अभी 5:15 बज रहे हैं। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह, पंत जी की घड़ी में टाइम क्या हो रहा था बेटा? 5:15, और ऑफिस की घड़ी क्या टाइम बजा रही थी? 5:25। ठीक है, और पंत जी को पक्का विश्वास था कि वो अपनी घड़ी को डेली, ठीक है, रोजाना वो अपनी घड़ी को सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मात हाथों पर डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। देखिए, यशोधर बाबू को अपने मित्र किशनदा से क्या मिला? वो जाते जाते जरूर किसी से हंसी मजाक करते थे, और वो किसी से मजाक में ऐसे हाथ सा मिलाने की बात करते थे, और सामने वाले ने जब उन्हें इग्नोर किया, अनदेखा किया, तो उन्हें अपने मित्र किशनदा की बात याद आती है कि किशनदा से ही ये सब चीज़ें सीखे थे। किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोड़कर चंदा ने उसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाली जूते पंत जी को समहाउ एम्पायर मालूम होते हैं। थोड़ी थोड़ी बदतमीजी सी की।
एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी चंडा की दृष्टा को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है मेरी घड़ी। चंडा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टा का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वे उस जमाने को याद जरूर करते रहे जब दफ्तर में वे किशनदा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े भाऊ, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी। अब देखिए ये बताए कि किशनदा जी यशोधर बाबू जो थे वो ऑफिस में काम करते थे, काम के वक्त बड़े डेडिकेशन से अपना काम करते थे, ठीक है, पूरी ईमानदारी से वर्क करते थे। लेकिन जब टाइम पूरा हुआ तो आपस में उनके जो साथी गण थे उनसे हंसी मजाक की बातें चल रही हैं। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। किशनदा क्या वो यशोधर बाबू क्या बोलते हैं, यह घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के तो हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसे रही। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। किसमें? यशोधर बाबू में। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, अब वो अपने पीछे के समय को याद करने लगे, अपने मित्र किशनदा को याद करने लगे। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों उठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी। यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को किशनदा ने अपने यहाँ दिल्ली में शरण दी। तभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना पाने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर आओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया था। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि अपने लिए कपड़े बनवा सकें और गांव पैसा भेज सकें। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन के मार्गदर्शन किया। देखिए यशोधर बाबू इस समय अपने पहले के समय को याद कर रहे हैं और अपने मित्र किशनदा की बात कर रहे हैं। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन के मुखातिब होकर उसकी सर तरफ देखकर, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 16 फरवरी 1947। ठीक है, उसने अपनी शादी की डेट ऑफ बर्थ बताई। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोले, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो गए। घड़ी पर बात चली कि आप अपनी घड़ी को बदल लो, कितने पुराने ज़माने की है, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, घड़ी तो मुझे मेरे विवाह के समय मिली। अब साथियों ने पूछ लिया कब हुआ शादी, तो ये आज पता चल गया कि आज तो आपकी शादी की सालगिरह है और वो भी कौन सी, 25वीं। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी कि उन्होंने जो भी गुण सीखे थे अपने मित्र शिकंदा से सीखे। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान दास बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। उसने क्या कहा कि साहब से, यशोधर पंत से बहुत सारे पैसे लो और सबके लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करो, क्योंकि आज सर की
सिल्वर वेडिंग है। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं गोरे साहब। यशोधर बाबू का मानना था कि ये सब तो अंग्रेजों के काम है, चोचलेबाजी है, हमारे ये काम नहीं है, ठीक है। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत मिलाइए गुरुदेव, चाय चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इसमें कौन सी आपकी माया निकल जाएगी। भैया आप ज़्यादा बातें मत करो, हमें तो बस थोड़ा बहुत नाश्ता करा दो। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, चाय पीजिए। और आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। यशोधर बाबू ने कहा कि जो चीज़ हमारे इंडिया का कल्चर में ही नहीं है उसे मानना मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। तो ये सब चीज़ें यशोधर बाबू को समाउ इम्प्रॉपर लगती थी। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या होगा, कि पूरे डिपार्टमेंट में एक 10 रुपए से क्या होगा, रुपए 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्चा नगण्य अर्थात कुछ भी ना हो, लेकिन उनके पर्स में हमेशा पैसे रहते थे। तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल से आते जाते हैं, फिर इधर पैदल आने जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार लगता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। तो कार जब अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो उसके बाद सोचना ही क्यों। चड्ढा के जोर देने पर बाबू ने 10 यशोधर बाबू ने जैसे ही वो सेक्शन वालों ने कहा कि 10 रुपये से कुछ नहीं होता, तो उन्होंने उसे 10 के नोट 2 और दे दिए। लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वे अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए नहीं रुके। देखिए, पैसे दे दिए लेकिन स्वयं उस दावत के लिए नहीं रुके। कौन? यशोधर बाबू। माताहत लोगों के चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उसके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई थी। देखिए, छुट्टी होने के बाद जो यशोधर बाबू थे वो सीधा घर नहीं जाते थे, बल्कि वो एक बिरला मंदिर में जाते, वहाँ बगीचे में बैठते, प्रवचन सुनते, ध्यान लगाते। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को खूब अच्छे से बहुत अखरती थी। बच्चा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर। बच्चे कहते थे कि पापा आप कोई बहुत बूढ़े थोड़ी हैं कि रोज़ रोज़ मंदिर जाकर बैठ जाते हो, इतने ज़्यादा व्रत करें। ऐसा कहने से यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते। सिद्धांत के धनी ही किशनदा के अनुसार यही निशानी है। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते थे, ठीक है। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह इसी समय कर लेते थे। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वे घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। ये यशोधर बाबू के बारे में बताया गया है कि छुट्टी होने के बाद वो मंदिर में जाते, वहाँ स्मरण करते, ध्यान लगाते, ठीक है, 8 बजे तक घर पहुंचते थे। तो आज उनकी क्या थी? आज के दिन
वेडिंग एनिवर्सरी, वो भी कौन सी, सिल्वर वेडिंग। और इन्हें बेटा घर में किसी ने विश तक नहीं किया, और घर में बहुत बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट होता है, सब लोग आते हैं, बहुत बड़े लेवल पे घर वालों ने, बच्चों और पत्नी ने पार्टी का अरेंजमेंट किया हुआ है, और इन्हें इस मैटर में कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको ये इतना ही समझाऊंगी। ओके, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। जितना भी आपको बेटा समझाया जाता है उसे आप ध्यान से सुनो, समझो, और पूरे स्टोरी की रीडिंग लगा के लगाना, ठीक है। ओके, थैंक यू।